अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमने पढ़ा है किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मेरे पास मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, अब अगर एक सिस्टम है आपके पास, एक ग्रुप ऑफ बॉडीज़ का, तो उसकी कुछ बाउंड्रीज भी होती हैं। ठीक है, अब एक आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा ग्रुप होता है इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई भी बाहर से फोर्स उस सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रही ना, तो ऐसा सिस्टम मेरे पास कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कि अगर कोई भी अनबैलेंस्ड या कोई नेट फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो ऐसा सिस्टम मेरे पास क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा मेरे पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्या मतलब है मेरे पास इसका कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, कि मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो बात है ना, इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब मेरे पास ये है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज़ हैं। ठीक है, कि इंटरैक्ट कर रही हैं बॉडीज़, और उसका ऐसे सिस्टम का मोमेंटम मेरे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, जैसे हमने एयर फिल्ड बलून वाली एग्जांपल पढ़ी थी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, उस केस में क्या होता है कि जो बलून और एयर हैं वो क्या है? वो दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं। ठीक है, जब हम बलून को रिलीज़ करते हैं उससे पहले सिस्टम रेस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब जैसे ही मैं बलून को छोड़ती हूँ, सारी की सारी जो एयर है वो निकल जाती है बलून में से। ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ, और जो एयर है जो बाहर निकल रही है उसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मोमेंटम मेरे पास कंजर्व रहता है। किस तरह से कंजर्व रहता है? कि जो बलून है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और सारी की सारी एयर उसमें से निकल जाती है। ठीक है, अब मेरे पास इस केस में ना बच्चों, मेरे पास ना एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल गिवन है, जिसके अंदर आप कंसिडर कर लो कि दो स्फीयर्स हैं मेरे पास, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 के साथ मूव कर रहे हैं। जी बच्चों, ये है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि एक मेरे पास स्फीयर है m1 जो इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फिर मेरे पास एक मास है m2 जो इनिशियल वेलोसिटी u2 के साथ मूव कर रहा है। ये क्या है? अभी ये दोनों जो मैसेज हैं वो कोलाइड नहीं हुए। ठीक है, ये बिफोर कोलाइजन उनकी मूवमेंट है, और वो किस तरह से मूव कर रहे हैं ये वो मैंने अभी आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में ये दोनों मैसेज मूव कर रहे हैं u1 और u2 वेलोसिटीज़ के साथ। और मेरे पास u1 मतलब कि जो वेलोसिटी है मेरे पास फर्स्ट मास की वो ग्रेटर है u2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब अभी हमें पता है कि मोमेंटम मेरे पास किसके इक्वल होता है? मेरे पास मोमेंटम इक्वल होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। तो मेरे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा, मेरे पास इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 1 मेरे पास इक्वल होगा m1 इंटू u1 के। ठीक है, अब मेरे पास, अब मैं बात करूँगी फाइनल मोमेंटम की, या अब मेरे पास आएगा इनिशियल मोमेंटम, सॉरी किसका? इनिशियल मोमेंटम में मेरे पास आएगा m2 का, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? मास ऑफ सेकंड बॉडी और वेलोसिटी u2 जिसके साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम मेरे पास बिफोर कोलाइजन, टोटल का मतलब क्या है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 1 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 2, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। ठीक है, इसको मैं कह सकती हूँ कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन भी। ठीक है, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? वो मेरे पास आ जाएगा इन दोनों के सम के इक्वल, जो कि है m1 u1 प्लस m2 u2। जो अब इसके बाद क्या हुआ है, देखो मास 1 और मास 2 दोनों कोलाइड किए हैं। ठीक है, ये एट कोलाइजन दोनों मैसेज कोलाइड कर गए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ है, देखो जब वो कोलाइड किए हैं तो अब क्या होगा कि उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो m1 अब मूव करेगा मेरे पास v1 वेलोसिटी के साथ और m2 v2 वेलोसिटी के साथ आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, तो फिर मेरे पास फाइनल मोमेंटम इसका किसके इक्वल हो जाएगा? m1 इंटू वी1, और फाइनल मोमेंटम सेकेंड मास का m2 इंटू वी2। तो मेरे पास टोटल फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब हमने जैसा कि पढ़ा है अभी, ठीक है, कि अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि मेरे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन
सेम रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 अच्छा बच्चों ये देखिए, अब मेरे पास क्या होगा कि टोटल इनिशियल मोमेंटम सिस्टम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल आ जाएगा टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 इंटू प्लस m2 v2, ठीक है। तो इसका ये इक्वेशन मुझे क्या शो करिए कि मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन देखो दोनों सेम रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक कंसिडर कर लेती हूँ एक सिस्टम जिसमें एक गन और बुलेट है, ठीक है। जब मैंने फायर नहीं किया बुलेट को गन से, तो इस केस में मेरे पास क्या है, गन और बुलेट दोनों के दोनों रेस्ट पोजीशन पे हैं और टोटल मोमेंटम मेरे पास सिस्टम का 0 है। अब जैसे ही मैं बुलेट को फायर करूँगी ना गन से, तो कोई ना कोई मेरे पास उस बुलेट का मोमेंटम होगा, क्योंकि उसका कुछ मैस भी और फिर वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रही है, ठीक है। तो ये जो इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो सिस्टम होगा, ठीक है, ताकि मेरे पास जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्व रहे, तो गन रिकॉयल होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी 0 आफ्टर द गन इज फायर्ड। अब देखो, जब मैंने एक दफ़ा फायर कर दिया बुलेट को गन में से, तो क्या होगा, अब मेरे पास जो मोमेंटम है वो फिर से 0 हो जाएगा और मेरे पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन देखो मेरे पास क्या है कि दोनों का मोमेंटम सेम रहा। अब लेट कर लो कि मैस बुलेट का मेरे पास m है और v है मेरे पास वेलोसिटी है गन की, ठीक है, और मैस ऑफ गन है मेरे पास कैपिटल M और v है कैपिटल V है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द गन जब वो रिकॉयल करती है उसके बाद, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, टोटल मोमेंटम गन का और बुलेट का जब गन फायर की है तो किसके इक्वल होगा, मैस ऑफ गन आफ्टर रिकॉयल और वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर इट रिकॉयल्स, और ये क्या होगा, बिफोर फायरिंग द गन मैस और वेलोसिटी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरे पास टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, ये आफ्टर द गन इज फायर्ड वाली हैं, और मोमेंटम स्टार्ट में मेरे पास किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए ना, कि मेरे पास जब मैंने गन और बुलेट को फायर किया है, ठीक है, जब गन को फायर किया है तो उस टाइम जो मोमेंटम है वो मेरे पास टोटल मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम था उसके इक्वल होना चाहिए, तो वो मेरे पास 0 था। अब मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, कि mv मेरे पास इक्वल आ जाएगा माइनस स्मॉल m इंटू वी। अगर मुझे फाइंड आउट करनी है v की वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द गन, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, m को मैं इधर डिवाइड करूँगी माइनस m ओवर v, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वेलोसिटी आ गई, मेरे पास गन की वेलोसिटी आ गई है आफ्टर द गन इज़ फायर्ड, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द गन इज़ ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है, कि जो वेलोसिटी है मेरे पास गन की और जो मेरे पास बुलेट की वेलोसिटी वो दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो नेगेटिव साइन मेरे पास यही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो मैस है मेरे पास गन का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुलेट, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ना मेरे पास रॉकेट्स और जेट इंजन जो है ये सारे काम करते हैं, कि क्या होता है कि हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जब फ्यूल उसके अंदर बर्न करता है और वो एक लार्ज मोमेंटम से निकलती हैं, और इस तरह से जो मशीन्स हैं वो इक्वल और अपोजिट मोमेंटम को गेन कर लेती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जब ये मोमेंटम गेन कर लेती है कोई भी मशीन, तो वो उसको ये प्रोवाइड करता है, इतनी एबिलिटी उसमें आ जाती है कि वो हाई वेलोसिटी के साथ फिर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।